हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को इंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आवश्यक होती है। तो पहला पॉइंट है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। सिर्फ भारतीय नागरिक ही लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमपी मस्ट टेक एन ओथ और एफर्मेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति को अपनी सदस्यता ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष एक ओथ या एफर्मेशन लेनी होती है। इस ओथ में कहा जाता है व्यक्ति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे। इस ओथ में यह भी कहा जाता है कि वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। अब बात करते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की एज के बारे में। तो राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, जबकि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब है कि लोकसभा के लिए उम्मीदवार कम से कम 25 साल का और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अदर क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, यानी कि एमपी बनने के लिए संसद द्वारा निर्धारित अदर क्वालिफिकेशंस को भी पूरा करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत उम्मीदवार को किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य क्वालिफिकेशंस हैं जो भारत के संसद के सदस्य बनने के लिए आवश्यक होती है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं एडिशनल क्वालिफिकेशंस की, जो किसी भी पर्सन को इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए होती है एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है मस्ट रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट यह है कि कैंडिडेट का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, यानी वो रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे राज्यसभा के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो फॉर राज्यसभा इलेक्टर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंस 2003, यानी कि राज्यसभा इलेक्शन के लिए थोड़ा अलग रूल है। 2003 से पहले अगर आप किसी राज्यसभा सीट के लिए खड़े होना चाहते थे तो आपको उसी स्टेट का वोटर होना पड़ता था, लेकिन 2003 के बाद अब आप इंडिया के किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हो तो आप राज्यसभा इलेक्शन लड़ सकते हो, चाहे आप उस स्टेट के रेसिडेंट हो या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो आप राजस्थान से भी राज्यसभा सीट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर रिजर्व सीट्स फॉर मेंबर ऑफ एससी एंड एसटी, बट वी हैव टू रिमेंबर दे कैन कॉन्टेस्ट एनी सीट, यानी अगर कोई सीट रिजर्व्ड है जैसे एससी और एसटी के लिए, तो उस सीट से सिर्फ वही कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ सकते हैं जो उस स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एससी और एसटी कैंडिडेट सिर्फ रिजर्व सीट से ही लड़ सकते हैं, वो जनरल सीट से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकते अनलेस वो उस रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफाइड मेंबर हो। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं उन कंडीशंस की जिनके बेसिस पर किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये डिस्क्वालिफिकेशंस हमें मिलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 और 191 में फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर रेस्पेक्टिवली। तो चलिए सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में इसे समझते हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन का पहला कंडीशन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट विथ एक्सेप्शंस,
तो यहाँ पे सबसे पहले समझना जरूरी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सरकार के अंडर किसी ऐसे पोस्ट में काम करता है जहाँ से उसे सैलरी या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, उसे कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है, ऐसे पोस्ट पे होने पर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी होती है। जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर ने अगर किसी पोस्ट को स्पेसिफिकली नॉट एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिक्लेयर किया हो तो वो अलाउड होती है। नेक्स्ट कंडीशन है अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। यानी अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया हो कि वो मेंटली अनस्टेबल है यानी लीगली अनसाउंड माइंड है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट है अनडिस्चार्ज्ड इनसॉल्वेंट। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने लोन्स रिपे नहीं कर पाया और कोर्ट ने उसे अनडिस्चार्ज इंजॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड होगा। नेक्स्ट है नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया और एलिजियंस टू फॉरेन स्टेट। यानी अगर कोई भारतीय नागरिक नहीं है या किसी फॉरेन कंट्री के प्रति लॉयल्टी रखता है तो वो हमारे देश का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट है इफ डिस्क्वालीफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। यानी अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो जिसमें स्पेसिफिक रीजंस दिए गए हो डिस्क्वालीफाई करने के, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, तो उन बेसिस पर भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये डिस्क्वालिफिकेशंस मोस्टली उन लोगों के लिए है जिनके अगेंस्ट सीरियस चार्जेस, कॉन्विक्शंस या अनएथिकल कॉन्डक्ट हो। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है इफ फाउंड गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेज और करप्ट प्रैक्टिसेज। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने इलेक्शन के दौरान ब्राइबरी, बूथ कैप्चरिंग, वोटर इंटिमिडेशन या दूसरी करप्ट प्रैक्टिसेज में गिल्टी पाया हो तो उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्विक्शन विथ 2 और मोर ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। हियर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट काउंटेड। यानी अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिली है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता और ये डिस्क्वालिफिकेशन 6 साल तक लागू रहती है उसके रिलीज के बाद। लेकिन ध्यान रहे अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है तो वो उसमें काउंट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है इफ फेल्ड टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेज। तो देखिए हमारे देश में हर कैंडिडेट को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेज का डिटेल्ड अकाउंट फाइल करना होता है। अगर कोई व्यक्ति ये अकाउंट टाइम पर सबमिट नहीं करता तो उसे 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्क्स। यानी अगर किसी कैंडिडेट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई या सर्विस में बिना प्रॉपर डिस्क्लोजर के, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर और मैनेजर इन कंपनीज विथ 25% गवर्नमेंट शेयर। यानी अगर आप किसी ऐसी कंपनी के मैनेजिंग एजेंट, मैनेजर या डायरेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट का 25% या उससे ज़्यादा शेयर हो तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ समवन इज डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी। यानी अगर किसी व्यक्ति को करप्शन या देश के प्रति डिसलॉयल्टी के बेसिस पर सरकारी नौकरी से निकाला गया है तो वो 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग एनिमिटी और ब्राइबरी। यानी अगर किसी व्यक्ति ने जाति, धर्म, भाषा के बेसिस पर हेट्रेड फैलाया हो या ब्राइबरी की हो और कोर्ट ने कन्विक्ट किया हो तो उस पर इलेक्शन लड़ने का बैन लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है इफ वन इज पनिश्ड फॉर सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती, etc। यानी अगर किसी व्यक्ति को गिल्टी पाया गया हो अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती प्रथा जैसे सोशल क्राइम्स के लिए तो उसे भी डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि क्लीन और रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स ही डेमोक्रेसी का हिस्सा बने। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन।
ये रूल दिया गया है 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम कॉमनली कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो चलिए समझते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस में एक एमएलए या एमपी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इसका पहला पॉइंट है इफ वॉल्यूंटरीली गिव्स अप पार्टी मेंबरशिप, यानी अगर कोई इलेक्टेड मेंबर खुद ही अपनी पार्टी छोड़ देता है या ऐसे एक्शन करता है जिससे क्लियरली लगता है कि उसने पार्टी छोड़ी है, चाहे वो फॉर्मल रेजिग्नेशन ना भी दे, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वोट्स और एब्सटेंस कॉन्ट्रारी टू पार्टी डायरेक्टिव, यानी अगर कोई मेंबर पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट करता है या वोटिंग से एब्सटेन करता है बिना प्रायर परमिशन लिए, तो भी उसकी मेंबरशिप चली जा सकती है। नेक्स्ट है इफ इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस ए पार्टी, यानी अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीतता है और उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो सकता है। नेक्स्ट है इफ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स। तो देखिए, हमारे देश में अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो 6 महीने के बाद पार्टी ज्वाइन करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सभी केसेज में स्पीकर या चेयरमैन फाइनल डिसीजन लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने समझा एंटी डिफेक्शन लॉ का मकसद ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और लोग सिर्फ पर्सनल गेन के लिए पार्टी ना बदले। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं वेकेटिंग ऑफ सीट्स, यानी किन सिचुएशंस में किसी एमपी या एमएलए की सीट खाली हो जाती है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसका पहला सिचुएशन है डबल मेंबरशिप, यानी अगर कोई व्यक्ति एक साथ 2 सीट्स होल्ड करता है, जैसे लोकसभा प्लस राज्यसभा या फिर पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, तो उसे एक सीट छोड़नी होती है, वरना रूल्स के हिसाब से ऑटोमेटिकली एक सीट वैकेंट हो जाती है। इसका नेक्स्ट सिचुएशन है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी अगर कोई मेंबर किसी भी रीजन से डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, जैसे करप्शन, डिफेक्शन, कॉन्विक्शन ईटीसी, तो उसकी सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। इसका नेक्स्ट सिचुएशन है रेजिग्नेशन, यानी अगर कोई मेंबर रिजाइन करता है तो वो सीट तभी वैकेंट हो जाती है जब स्पीकर या चेयरमैन उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर लगता है कि रेजिग्नेशन वॉल्यूंटरी या जेन्युइन नहीं है, तो स्पीकर या फिर चेयरमैन उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सिचुएशन पे। तो इसका नेक्स्ट सिचुएशन है एब्सेंस, यानी अगर कोई एमपी या एमएलए 60 कॉन्सिक्यूटिव सिटिंग डेज तक बिना परमिशन के एब्सेंट रहता है, तो हाउस उसकी सीट वैकेंट डिक्लेयर कर सकती है। ये क्लोज इंश्योर करता है कि मेंबर्स अपनी ड्यूटीज रेगुलरली परफॉर्म करें। नेक्स्ट है अदर केसेज सच एज इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, एक्सपेल्ड बाय द हाउस एंड बिकम्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, यानी कि कुछ और स्पेशल सिचुएशंस भी होती है जहां सीट वैकेंट हो सकती है, जैसे अगर इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हो जाए बाय कोर्ट, मेंबर को हाउस से एक्सपेल कर दिया जाए, या फिर मेंबर बन जाए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। ये सब कंडीशंस इंश्योर करती है कि लेजिस्लेटिव सीट्स रेस्पॉन्सिबली फिल्ड रहे और कोई मिसयूज ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ओथ और एफर्मेशन फॉर एमपीज एंड एमएलएज। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति इलेक्टेड होता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उसे अपना काम शुरू करने से पहले शपथ या एफर्मेशन लेना जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं शपथ में क्या क्या कहना पड़ता है। तो ही और सी मस्ट स्वेयर एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सबसे पहले ये शपथ लेते हैं कि वो भारत के संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा रखेंगे। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड सोवरेंटी, यानी कि वो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। नेक्स्ट है फेथफुल्ली डिस्चार्ज ड्यूटी,
यानी वो अपने पद की ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ही और सी कैन नॉट वोट और पार्टिसिपेट अंटिल ओथ इज टेकन। यानी कि जब तक ये ओथ नहीं ली जाती तब तक कोई भी मेंबर वोट नहीं दे सकता और हाउस के किसी भी डिस्कशन या प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। ये रूल इंश्योर करता है कि हर मेंबर ऑफिशियली और रेस्पॉन्सिबली अपनी ड्यूटीज एक्सेप्ट करे बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। यानी कि ओथ लेना इज़ द फर्स्ट लीगल स्टेप आफ्टर इलेक्शन। बिना इसके मेंबरशिप नाम का इलेक्टेड होता है लेकिन काम शुरू नहीं कर पाता। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ एमपीज के बारे में। तो देखिए, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट अंडर द सैलरीज एंड अलाउंसेज एक्ट। यहाँ पे पहला कंपोनेंट है सैलरी। तो देखिए, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलती है जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। ये सैलरी टाइम टू टाइम बढ़ाई या घटाई जा सकती है और इसके लिए एक्ट में अमेंडमेंट किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस। तो ये अलाउंस दिया जाता है एमपी को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने के लिए, जैसे लोगों से मिलना, लोकल इशूज हैंडल करना और जन समस्याएं सुनना। इसका पर्पज है कि एमपी अपने एरिया के लोगों के साथ कनेक्टेड रहे। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेज अलाउंस। तो एमपी अपना एक छोटा सा ऑफिस सेटअप करता है जहां से वो पेपर वर्क, फ़ोन कॉल्स और मीटिंग संभालता है। इस अलाउंस से स्टाफ का सैलरी, स्टेशनरी, कम्युनिकेशन बिल्स कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेली अलाउंसेज। तो देखिए, जब भी पार्लियामेंट की बैठक होती है और एमपी उसमें प्रेजेंट होता है उस दिन के लिए उसे डेली अलाउंस मिलता है। ये एक प्रकार का अटेंडेंस बेस्ड पेमेंट है और इसीलिए हम इसे सिटिंग अलाउंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सैंक्चुअरी अलाउंस फॉर मिनिस्टर्स। तो देखिए, जो एमपीज मिनिस्ट्रियल पोस्ट संभालते हैं उन्हें मिलता है सैंक्चुअरी अलाउंस। इसका यूज उनके ऑफिशियल हॉस्पिटैलिटी के लिए होता है, जैसे गेस्ट्स को एंटरटेन करना, मीटिंग्स होस्ट करना, etc। नेक्स्ट है पेंशन आफ्टर 5 ईयर टर्म। यानी अगर एक एमपी ने कम से कम 5 साल का टर्म कंप्लीट किया है तो उसे रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलती है, और अगर किसी एमपी ने ज़्यादा टर्म सर्व किया है तो पेंशन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। नेक्स्ट है फ्री एंड सब्सिडाइज्ड फैसिलिटीज एज ट्रैवल, एकोमोडेशन, मेडिकल, etc। हमारे देश में एमपीज को और भी कई सुविधाएं मिलती है, जैसे रेल और एयर ट्रैवल का अलाउंस, फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन दिल्ली में, मेडिकल फैसिलिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के थ्रू, टेलीफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन और वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी भी सब्सिडाइज्ड रेट पर। इन अलाउंसेज का मकसद ये होता है कि एमपीज फाइनेंशियल बर्डन के बिना अपने ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म कर सके, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है, इसलिए पब्लिक और मीडिया इन चीज़ों पर ध्यान रखती है। तो दोस्तों ये पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है ताकि एमपीज अपना काम इफेक्टिव तरीके से कर सके विदाउट वरिंग अबाउट ऑपरेशनल एक्सपेंसेज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।